आज का मामला नई दिल्ली, भारत में हुआ। यह इतिहास में सबसे व्यापक रूप से ज्ञात आपराधिक मामलों में से एक है, जिसके कारण वैश्विक विरोध प्रदर्शन और महिला अधिकार आंदोलन हुए, जिसमें भारत में लैंगिक भेदभाव को रोकने के उद्देश्य से आमूलचूल सुधार की मांग की गई। इस मामले को पीड़िता के छद्म नाम के नाम पर निर्वाण केस के रूप में भी जाना जाता है, जिसका अर्थ मीडिया निडर के लिए करता है। पीड़ित कौन है? ज्योति सिंह का जन्म 10 मई 1990 को दिल्ली में 3 बच्चों में सबसे बड़ी और उच्च ब्राह्मण जाति के परिवार की इकलौती बेटी के रूप में हुआ था, लेकिन निम्न मध्यम वर्ग से संबंधित हैं, क्योंकि उनकी आर्थिक आय बहुत खराब है। उनके माता पिता अवनींद्र प्रताप पांडे के बलिया जिले के एक छोटे से गांव से हैं, जबकि ज्योति की मां एक गृहिणी है। उनके पिता 2 नौकरियां करते हैं। परिवार और बच्चों को अच्छे स्कूलों में पढ़ाना। साउथ अवींद्रा के पीड़ित प्रताप पांडे नई दिल्ली में रहने वाले सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। 16 दिसंबर 2012 की रात क्या हुआ था? 22 वर्षीय फिजियोथेरेपिस्ट इंटर्न ज्योति सिंह और उनके पुरुष मित्र अवींद्र प्रताप पांडे ने एक साथ एक शानदार रात बिताई थी। मोनिका में पीस की मूवी लाइव देखें। दक्षिणी दिल्ली का एक इलाका। घर लौटने के लिए दोनों मोनिका में रात 9:30 बजे के आसपास वाका जाने वाली एक बस में सवार हुए, जिसमें ड्राइवर सहित 6 लोग थे, जिनमें से एक की पहचान नाबालिग के रूप में हुई। उनके बस में चढ़ने के कुछ समय बाद ही उसके पुरुष मित्र को एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। बस अचानक अपने सामान्य मार्ग से भटक गई। उन्होंने ड्राइवर से पूछा कि वह उन्हें कहां ले जा रहा है, जिस पर कार में पहले से मौजूद 6 लोगों के समूह ने दोनों को धमकाना शुरू कर दिया और उनसे पूछा कि वे इतनी रात को अकेले क्या कर रहे थे। यह अवींद्र और 6 लोगों के बीच हाथापाई में बदल गया। अवींद्र को बेरहमी से लोहे की रॉड से पीटा गया और अंततः वह बेहोश हो गया, जिसके बाद वे लोग अचानक ज्योति की ओर मुड़ गए। बेहद डर गए और वे उसे बस के पीछे ले गए। डरावनी बातें होने लगी होना। पुरुषों ने उसे बेरहमी से लोहे की छड़ से पीटा और उसके जंगली जानवरों को संतुष्ट करने के लिए बारी बारी से उसके शरीर का दुरुपयोग किया। बाद में मेडिकल रिपोर्ट से पता चला कि उस पर किसी कुंद वस्तु से वार किया गया था, संभवतः लोहे की रॉड से, जिसके परिणामस्वरूप उसके पेट, आंतों और जननांगों पर गंभीर चोटें आईं। पुलिस रिपोर्टों के अनुसार ज्योति ने उन लोगों से लड़ने की पूरी कोशिश की, जिससे उसके 3 हमलावरों को काट लिया। इससे वे लोग क्रोधित हो गए और उसके साथ बेरहमी से मारपीट की। काम पूरा करने के बाद हमलावरों ने बेहोश पीड़ितों को चलती बस से बाहर चखाया। बाद में उन्हें रात करीब 11 बजे एक राहगीर ने पाया। दिल्ली पुलिस को बुलाया गया और जोड़े को तुरंत अस्पताल ले जाया गया। ज्योति को तत्काल देखभाल और जीवन समर्थन दिया गया। अवींद्र बाहर आ गया। हमले के बाद उसका एक अंग टूट गया, लेकिन वह बच गया। जब मीडिया ने हमले का खुलासा किया तो पूरे देश में सदमे की लहर दौड़ गई। ज्योति को कई सर्जरी से गुजरना पड़ा, लेकिन खतरा बना रहा। भारत सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए डॉक्टरों की एक समिति नियुक्त की है कि उसे सर्वोत्तम चिकित्सा देखभाल मिले। 19 दिसंबर 2012 को सिंह की 5वीं सर्जरी हुई, जिसमें उनकी बची हुई अधिकांश आंत को हटा दिया गया। डॉक्टरों ने उन्हें सूचित किया कि उनकी हालत स्थिर लेकिन गंभीर है। 25 दिसंबर को वह अभी भी जीवन समर्थन पर थी। डॉक्टरों ने घोषणा की कि उसे 39 डिग्री सेल्सियस का बुखार था और सेप्सिस के कारण आंतरिक रक्तस्राव कुछ हद तक नियंत्रित था। 26 दिसंबर को मनमोहन की अध्यक्षता में एक कैबिनेट बैठक में उसे माउंट एलिजाबेथ ले जाने का फैसला किया गया। आगे की देखभाल के लिए सिंगापुर में अस्पताल। माउंट एलिजाबेथ एक अस्पताल है जो बहुअंग प्रत्यारोपण में विशेषज्ञता रखता है। कुछ डॉक्टरों ने आपत्ति जताई। विचार यह था कि वह स्थानांतरित करने के लिए उपयुक्त स्थिति में नहीं थी। हालांकि निर्णय लिया गया और 6 घंटे की उड़ान के दौरान 27 दिसंबर को सिंगापुर जाते समय ज्योति को कार्डियक अरेस्ट हुआ, जो कि गंभीर स्थिति थी। 29 दिसंबर को सुबह लगभग 5 बजे उसे मृत घोषित कर दिया गया और वह सिंगापुर में कभी भी होश में नहीं आएगी। उसमें इतनी ताकत नहीं थी कि वह लड़ सके, अपनी जान वापस ले सके। इस भयानक घटना के एक दिन के भीतर पुलिस ने अपराध के 24 घंटों के भीतर कई संदिग्धों को ढूंढ लिया और गिरफ्तार कर लिया। उन्होंने सीसीटीवी फुटेज के माध्यम से किराए की बस की पहचान की और पाया कि इस व्यक्ति का ड्राइवर 30 साल का राम सिंह है।
पीड़ित पुरुष पुलिस को हमलावरों के स्किट मिले। उन्होंने 2 पीड़ितों के मोबाइल फोन भी ढूंढे जो हमलावरों ने चुराए थे। 6 सभी लोगों को गिरफ्तार कर लिया गया। उनमें 30 वर्षीय बस चालक और उसका भाई म्यू कैटिंग 36 शामिल थे। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि वायदे सामा 20 साल का असिस्टेंट फिटनेस ट्रेनर और पोवन 19 साल का फल विक्रेता, 17 साल का मोहम्मद ठाकुर 28 साल का आदमी काम की तलाश में दिल्ली आया था। आखिरकार संदिग्ध पकड़ा गया कि एक दिन पहले जब घटना हुई थी तो मोमेंटम ग्रुप और उसने पार्टी की और नशे में धुत हो गया। कार्य दिवस के बस चालक राम ने बस को बाहर ले जाने और अपने दोस्तों के साथ मौज मस्ती करने का फैसला किया। भले ही सार्वजनिक मेहमानों को ले जाने की अनुमति नहीं है, लेकिन फिर भी वे जानबूझकर ऐसा करते हैं। यह सब एक पूर्व नियोजित साजिश की तरह है। इस भयानक घटना से कुछ घंटे पहले उन्होंने एक बढ़ई को बस में बिठाया, उन्होंने उसे लूटा और पीटा और उस आदमी को बस से बाहर फेंक दिया। बढ़ई, जो गंभीर रूप से घायल नहीं हुआ था, ने पास से गुजर रहे 3 पुलिसकर्मियों को बस लुटेरों के समूह की सूचना दी। उन्होंने जवाब में कोई भी कार्रवाई करने से इनकार कर दिया और कहा कि अपराध स्थल उनके नियंत्रण में नहीं है, क्योंकि वे दूसरे पुलिस स्टेशन से हैं और वह करेंगे। घटना की सूचना वासन विहा के थाने में देनी होगी। हमलावरों ने अपने अगले लक्ष्य की तलाश कर ली है, जो एक युवा जोड़ा है। 3 जनवरी 2013 को ज्योति की मौत के 5 दिन बाद अवेंद्र हमलावरों का क्या हुआ? पुलिस ने 5 वयस्क पुरुषों के खिलाफ मामला दर्ज किया और अपराध के दिन एक किशोर प्रतिवादी पाव 11 मार्च 2013 को बस चालक राम सिंह को 3 अन्य कैदियों के साथ एक कोठरी में लटका हुआ पाया गया। अधिकारी इसकी पुष्टि नहीं कर सके कि यह आत्महत्या थी या हत्या। सार्वजनिक आक्रोश और त्वरित सुनवाई की मांग। 10 सितंबर 2013 को अनशन दिल्ली में ट्रायल कोर्ट ने 4 वयस्कों को दोषी पाया और 13 सितंबर को उन्हें मौत की सजा सुनाई गई। फांसी का रूप। न्यायाधीश ने हल्की सजा की उनकी याचिका खारिज कर दी। उन्होंने कहा कि उन्होंने जो अपराध किए हैं, उन्होंने भारत की सामूहिक अंतरात्मा को झकझोर दिया है और इन लोगों ने जो किया है, उस पर वे आंखें नहीं मूंदेंगे। इस किशोर को भी हत्या और हमले का दोषी पाया गया और 31 अगस्त 2013 को मुकदमे के दौरान हिरासत में 1 महीने की रिमांड सहित लगभग 3 साल की जेल की अधिकतम सजा मिली। पता चला कि फैसला सुनने के बाद ज्योति के भाई ने एक किशोर पर जबरदस्ती हमला करने की कोशिश की, लेकिन अदालत कक्ष में भीड़ ने उसे काबू कर लिया। नाबालिग को 20 दिसंबर 2015 को रिहा कर दिया गया। यहाँ तक कि फांसी पर लटकाए गए मुकेश सिंह ने भी अपनी पीड़िता के लिए कोई पछतावा नहीं दिखाया। मैंने उस पर विरोध करने का आरोप लगाया और कहा कि जब सुश्री का उल्लंघन किया जाता है तो उसे वापस नहीं लड़ना चाहिए, उसे बस चुप रहना चाहिए और शारीरिक शोषण होने देना चाहिए, फिर वे उसे ऐसा करने के बाद जाने देंगे। 13 मार्च 2014 को सुप्रीम कोर्ट हाई दिल्ली ने 4 लोगों की मौत की सजा की पुष्टि की। 4 हमलावरों ने अपील की, लेकिन 5 मई 2017 को हाई कोर्ट ने उनकी अपील खारिज कर दी और मौत की सजा बरकरार रखी। उनके वकीलों ने राष्ट्रपति से दया की भी गुहार लगाई, लेकिन ये प्रयास व्यर्थ रहे और 20 मार्च 2020 को चारों दोषियों को जेल में ही फांसी दे दी गई। यह स्पष्ट रूप से भारतीयों के लिए एक चौंकाने वाली घटना थी, क्योंकि मीडिया रिपोर्टों के माध्यम से विवरण दुनिया भर में फैल गया। लोग नाराज हो गए और विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। भारत के गेट और दिल्ली में रिसिना हिल्स पर पूरे देश में इसी तरह के विरोध प्रदर्शन हुए हैं, जो बाद में हुए हैं। नेपाल और श्रीलंका, लंका, पाकिस्तान और बांग्लादेश में मार्च और प्रदर्शन सहित पूरे दक्षिण एशिया में विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए। दिल्ली में विरोध प्रदर्शनों ने शारीरिक और यौन उत्पीड़न के खिलाफ विरोध को नई गति दी है। जबकि अतीत में इसी तरह के मुद्दों पर विरोध प्रदर्शनों में महिलाओं का दबदबा रहा है, इस बार पुरुष भी विरोध प्रदर्शनों में सक्रिय रूप से भाग ले रहे हैं। उन्होंने राज्य से जवाबदेही के साथ साथ महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर दंड की मांग की। तथ्य यह है कि हमलावरों में एक नाबालिग भी शामिल था। इस तथ्य पर नाराजगी फैल गई कि उसे एक वयस्क के रूप में सजा नहीं दी जा सकती। घटना के बाद भारतीय महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए कठोर दंड देने के लिए भारतीय कानून में संशोधन किया गया। आपराधिक कानून और जांच प्रक्रियाओं को संशोधित किया गया। यहाँ तक कि कई संशोधित कानूनों में से नाबालिगों पर मुकदमा चलाने के तरीके को भी संशोधित किया गया। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 को अधिनियमित किया गया, जिसे मामले के जवाब में महिलाओं के खिलाफ अपराधों के लिए सजा बढ़ाने के लिए संशोधित किया गया था।
यदि कोई यह अपराध करता है तो उसे न्यूनतम सजा से दंडित किया जा सकता है 7 वर्ष और बाद में इसे बढ़ाकर 10 वर्ष कर दिया जाएगा। और 2015 में नाबालिग हमलावर की रिहाई पर आक्रोश के कारण मृत्यु या वानस्पतिक अवस्था के लिए न्यूनतम 20 वर्ष की सजा का प्रावधान किया जाएगा। किशोर न्याय अधिनियम में संशोधन किया गया जिससे 16 से 18 की अनुमति दी जा सके। जघन्य अपराधों का आरोप लगने पर 1 साल पुराने हमलावरों पर वयस्क के रूप में मुकदमा चलाया जाएगा। भारत में महिलाओं के खिलाफ अपराध कानूनों में सभी संशोधन अभी भी लोकप्रिय हैं। इसके बावजूद भारतीय विशेषज्ञों का कहना है कि कानून और समाज को साथ साथ चलने की जरूरत है। इसमें कोई सवाल नहीं है कि अनुचित कानून प्रवर्तन की प्रथा को हल किया जाना चाहिए, लेकिन इसके लिए अनुकूल परिस्थितियां बनाई जानी चाहिए। मूल्यों को संबोधित करने के बारे में समाज में एक सार्थक संवाद। महिलाओं के खिलाफ अपराध को रोकने के लिए इसकी अंतर्निहित पितृसत्ता भी महत्वपूर्ण है। आज की कहानी सुनने के बाद लड़कियों को बहुत सारे पुरुषों के साथ बस में चढ़ते समय और रात में अधिक सतर्क रहना चाहिए। चैनल को सुनने और सपोर्ट करने के लिए धन्यवाद। 1 लाइक दें। धन्यवाद।